वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आई इसके द्वारा जो बीपीएससी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो टेस्ट 2 हुआ है उसका जो करंट अफेयर्स टॉपिक जो 15 से 30 है उसे मैं आज कवर करूंगा। उससे पहले जो भी स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट जो अभी हमसे जुड़ रहे हैं, अभी में हमें सुन रहे हैं, चैनल को, यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। साथ ही साथ नए और पुराने दोनों लिसनर व्यूअर हमारे चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। हमारे जो युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत से एग्ज़ाम आप लोग को टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। यूपीएससी पीसीएस सारे आप लोगों को पीटी प्लस मेंस को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, प्रयास जारी है। और जितने भी ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, डीआरडीओ, जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं वो सारे अवेलेबल है बहुत कम फी में। जैसे 399 में 2000 टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। टोटल बूस्टर के नाम से आप लोगों को होगा, तो आप लोग जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। 199 में एसएससी बैंकिंग सभी के 1199 में आप लोगों को 500 टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं। तो और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए, देखिए। हमसे जुड़ने का विभिन्न माध्यम है। गूगल प्ले स्टोर पर आपसे ऐप डाउनलोड करिए और हमें वहाँ पाइएगा। साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in पर भी, और जो भी चीज़ें युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही है आप उसका लाभ ले सकते हैं। दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी संबंधित प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम को लेकर आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, हमारा यही टैगलाइन है और इसी टैगलाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने मोबाइल को कोचिंग बनाइए। देखिए 67 बीपीएससी के संदर्भ में सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही है। यहाँ तक आप लोगों को अवेलेबल हो चुका है, टेस्ट 4 तक हो चुका है। और देखिए बीपीएससी डेट फिर आगे बढ़ा के आगे की है, जो कुछ डेट में चेंजिंग हुआ है, तो आप लोग उसे घबराइए नहीं, आगे उसको यूज़ कीजिए, उसके डेट को, सारे चीज़ों को कवर कीजिए। जो भी चीज़ें छूट गई हैं उसको अंतिम रूप देने का प्रयास कीजिए। चलिए, और हम जो भी अभी तक जो नहीं जुड़े हैं इस टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़िए। आपको सबसे बेस्ट आपको एनालिसिस कराया जा रहा है, और जो भी चीज़ें हैं दोनों माध्यम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को उपलब्ध होगा। 67 मेंस भी चल रहा है। जो लोग नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़िए ताकि और भी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट है यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप लोग अकाउंट टेस्ट यहाँ कराया जा रहा है इस यूपीएससी के टेस्ट सीरीज में। जल्द ही यूपी पीसीएस का कल आप लोगों को ये उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें 21 टेस्ट वहाँ पर होंगे। तो वो किस रूप से होंगे, किस मॉड्यूल से होंगे, किस रूप से, सभी चीज़ों पर यूपी पीसीएस के संदर्भ में, क्योंकि यह 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 21 मार्च से। तो आप लोगों को होली के बाद यूपी पीसीएस से संबंधित जो भी स्टूडेंट है जुड़ सकते हैं, चीज़ों को इनरोल करा सकते हैं। लूसेंट बूस्टर के नाम से भी चलाया जा रहा है। मात्र 199 फी रखा गया, जिसमें 600 से अधिक प्रश्नों का आप लोग टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कराया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है। तो आप इस कंप्लीट बूस्टर को ज़रूर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो उसके आपको डायरेक्ट से बेनिफिट मिल सके। और दोनों माध्यम में, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो देखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी टेस्ट फुल टेस्ट जो हुआ था 2, उसका करंट अफेयर्स का नंबर है 1 से 30 तक, 30 प्रश्नों को शामिल किया जाता है करंट है। तो आप रेगुलर, आपको ये बेसिस पर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा सारे टेस्ट सीरीज को, जो भी एनालिसिस है वीडियो का वो कराया जाएगा क्वेश्चनों का। तो चलिए, हम लोग 1 से 15 आपका हो चुका है, 1 से 15 हो चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन से। चलिए 16वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्या है 16वें नंबर प्रश्न पर? एक जरा बस जस्ट मैं पहुँच गया, 18 हो गया, 1 सेकेंड। चलिए 16वां नंबर प्रश्न आ गया है, इसे हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न। तो आप लोग देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो भी लोग जुड़े हैं वो निश्चित होकर तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। रणनीति या बेबी स्टेप थ्योरी जो मैं आप लोग बताता हूँ, धीरे धीरे आप लोग करते रहिए और फाइनली आपको 1, 10, 10 नंबर जरूर आएगा। चीज़ों को डायरेक्ट आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज से। और जो चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है वो इनफ होती है। जहाँ अतिरिक्त और ज़रूरत होगी, मैं जब भी आप लोगों को कराता हूँ एनालिसिस, उसमें आपको नोटिफाई करा देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ कर लेना है, देख लेना है। उसके अतिरिक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें हैं तो आप लोग उसी को रिजर्व करते रहिए, इतना सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं
यह दोनों ही माध्यम में है। इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग अपलोड कर सकते हैं ऐप या वेबसाइट से जाकर परचेज कीजिए पैक को और वहां से आप लोग अपलोड कर सकते हैं इस PDF को। चलिए, भारत ने किस ब्लॉक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? किस देश के किस ब्लॉक के साथ, अर्थात सार्क ब्लॉक जो संगठन है, ब्लॉक कहने का मतलब या संगठन का बात यहाँ समझिए। देखिए, इस तरह का भी कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। वर्ल्ड थ्योरी में यह कॉन्सेप्ट चलता है कि कौन से ब्लॉक में भारत शामिल है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक। तो ये आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। इस तरह का अगर प्रश्न पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ब्लॉक शब्द का यूज़ कर दिया यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर नॉर्मल संगठन भी पूछा जा सकता था। तो देख लेते हैं, ऑप्शन है सार्क है, आसियान है आप लोगों को, फिर उसके बाद आसियान, सार्क, आसियान, क्वाड और नाटो। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मैं ऑप्शन ई को केवल ई बोलूँगा यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें लंबी दी हुई है तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए। तो इसका सही उत्तर होगा आसियान के साथ यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में भारत ने एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया था हाल ही में। तो उसे एक्सप्लेनेशन के तौर पर देख लेते हैं क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा और जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आसियान सेंटर फॉर एनर्जी, इसे याद रखिएगा। इंडोनेशियन संयुक्त रूप से आसियान इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रीन्यूएबल एनर्जी की मेज़बानी कर रहे हैं। यह एनर्जी एंड रिस्पॉन्सेज इंस्टीट्यूट और के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का थीम है, देखिए इस थीम को याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए इस थीम को जरूर याद रखिए। जितने भी टॉपिक के थीम अगर पूछे जाते हैं, थीम दिया रहता है, उसका थीम को जरूर याद रखिएगा। यह प्रश्न में डायरेक्ट क्वेश्चन में BPSC आपको पूछ सकता है। एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल्स मार्केट, तो ये आप लोगों को रिन्यूएबल्स मार्केट के संदर्भ में आपको प्रश्न यहाँ पर थीम्स पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आसियान का संगठन, आसियान कितने देशों का संगठन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं, हमें सुनते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। बहुत सी चीज़ें आप लोग सीखने को मिलेगा। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, मैं और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता भी हूँ, तो आप लोग का रिस्पॉन्स देखकर मुझे उन सब करने का मन नहीं करता है। क्यों, देखिए मैं बहुत ही फैक्ट बात बोलता, टू द पॉइंट बोलता हूँ। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, आप चीज़ों को लेकर एक्टिव नहीं रहेंगे, हम उतना एक्टिव नहीं हो पाएंगे। बहुत सी व्यस्तता होती है, तो अगर ऐसा ना हो कि मुझे भी बोझिल लगे, आपको भी बोझिल लगे, मैं बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने इस सेट को लाया हूँ। मुझे उम्मीद है इससे बहुत से प्रश्नों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी कॉपरेट कहीं मैं कमेंट पूछता हूँ सर के द्वारा, और भी सर हैं जो इनके द्वारा एनालिसिस कराया जाता है, तो कमेंट अगर पूछा जाता है, कमेंट में बताइए, किसी प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट कीजिए। इससे होगा क्या, आपका नॉलेज है और भी इंटीग्रेटेड होता जाएगा और भी सारगर्भित होता जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट के रूप में। ज़रूरी है कि आपको जो केवल दिया गया, उसके अतिरिक्त भी बहुत सी बातें आप लोगों को स्वयं सर्च करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट हम लोग नहीं बता पाते हैं, तो आप लोग को ज़रूर है कि उन सब चीज़ों को जरूर आप लोग करिए। तो आसियान कितना कमेंट बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड कीजिए। आसियान के कितने संगठन है, हाल ही में आसियान का कहाँ बैठक हुआ था, 2 चीज़ें आप लोग सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार 2021, याद रखिएगा किस रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, बोर्ड रूम रिपोर्ट। और रिपोर्ट डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ, तो उसी के अनुसार आप लोगों को बताना। भारत में बोर्ड सीटों में महिला प्रतिनिधित्व कितनी प्रतिशत है या कितना प्रतिशत। कल जबकि 8 मार्च था, महिला दिवस था, विश्व महिला दिवस था, तो आप उसके संदर्भ में भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है 9.4, ऑप्शन है 19.7, ऑप्शन सी 17.1 और ऑप्शन डी 18.1 और ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। 17.1% सही उत्तर है बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार। अर्थात बोर्ड रूम कहने का मतलब हुआ कि भारत के बोर्ड सीटों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, अर्थात जो देती हैं बोर्ड एग्ज़ाम, उसके संदर्भ में बात की जा रही है। डेलाइट ग्लोबल बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2014 में 9.4% से बढ़कर 2021 में 17.1%। देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 9.4 से बढ़कर 17 पॉइंट। तो दोनों आपको यहाँ से प्रश्न पीटी में पूछ सकता है।
2014 की रिपोर्ट के अनुसार कितना था, वर्तमान में कितना है। लेकिन बोर्ड सीटों में महिलाओं की संख्या केवल 3.6% है, लेकिन सीट की संख्या में माना जाए तो 3.6 पर जो 18-19 में 18 में था 0.9% था, से कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर बोर्ड की सीटों में महिलाओं की हिस्सेदारी 19.7% है और 2018 के बाद यह कितना प्रतिशत बढ़ा, 2.8% बढ़ा। सभी आंकड़ों को ध्यान से रखिएगा, यह आप लोग से प्रश्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आप लोग को देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत इनफ होता है, तो उसी को ध्यान में रख के आप लोग काम करिएगा, नहीं तो बहुत सी चीज़ें आप लोग से छूट जाएगी। वर्तमान डेलाइट जो रिपोर्ट के अनुसार अगर यही गति रही तो विश्व स्तर पर बोर्ड में महिला पुरुष साक्षरता 2045 तक ही आ सकती है। अगर यही स्थिति से आगे हम बढ़ते रहें तो 2045 तक जो है आंकड़ा पुरुष और महिला समानता हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए मैंने कल 8 के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पर आप लोगों को फिर प्लस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को बताया, उसमें आप लोग इसे भी ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में बात करें तो इस रिपोर्ट को बता सकते हैं, बोर्ड रूम रिपोर्ट। तो 2045 तक समानता आ सकती है। तो और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, इटली, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका में कंपनियों के बोर्ड महिलाओं भागीदारी कि उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। डायलेट ग्लोबल अर्थात बोर्ड जो होती है, जो किसी कंपनी के बोर्ड मेंबर होते हैं उनके द्वारा सार्वगर्भित रूप से जो चीज़ों को शामिल किया जाता है उनकी बात की जाती है। अर्थात इस रूप से समझ सकते हैं, अगर किसी कंपनी का बोर्ड मेंबर 10 लोगों का बोर्ड मेंबर है, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, उससे संबंधित यह डायलेट ग्लोबल बोर्ड रूम रिपोर्ट जारी किया जाता है। डायलेट ग्लोबल की यह रिपोर्ट भारत में समेत 72 देशों के निदेशक मंडल में महिलाओं की भागीदारी के प्राप्त सूचना के 72, तो यहाँ कितने देशों को शामिल किया गया, 72 देशों को। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके आधार पर अगर हो तो यह 2045 तक समानता स्थापित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 सितंबर, 8 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर। ऑप्शन ई उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 8 सितंबर। बहुत ही इजी प्रश्न है, जो भी लोग डेट याद रखते हैं उससे सभी लोगों को पता है। तो इसका उत्तर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का मुख्य विषय है लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट रिकवरी नॉरिंग एंड डिजिटल डिवाइडेड। तो आप लोग को ये टॉपिक भी आप लोग को याद रखना चाहिए, विषय क्या है, थीम क्या है और यह कब मनाया जाता है। देखिए इस पर बहुत सी चीज़ें और भी बताई जा सकती है। जो एग्जाम ऑफ ओरिएंट है इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा किया, बस यही इनफ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 19वां नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनओ की जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से वर्तमान में किसे चुना गया है? देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आपको यूएनओ से भी प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, या विश्व की जो संस्थाएं हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, अनकाट, सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब प्रश्नों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए TS त्रिमूर्ति, VP चिदम्बरम, R.K. त्रिमूर्ति और की एस थापर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर इसका ए होगा, TS त्रिमूर्ति। तो यह प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है। यह TS त्रिमूर्ति और भी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हाल में बहुत बार चर्चा में ये रहे हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति। देखिए अस्थायी प्रतिनिधि भारत का जो यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि है वो TS त्रिमूर्ति ही है। और भारत और यूक्रेन के मामले में इनका बार बार आप लोग चीज़ें देख रहे होंगे, मैं दैनिक जागरण एनालिसिस में कराता था। तो TS त्रिमूर्ति को ही 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके संदर्भ में आप लोग चीज़ों को रखिएगा। त्रिमूर्ति का किस रूप से यूएन का स्थायी प्रतिनिधि भी है, उन्हें इस वर्ष 2022 के लिए इन्हें रखा भी गया है। किस संगठन में? आपको संयुक्त आतंकवाद जो समिति है संयुक्त राष्ट्र का परिषद का, उसमें। नेक्स्ट है वो ये भारत 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 1 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पर आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो कब की है? 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 से
1 जनवरी 2022 से आपको 31 दिसंबर 2023 सॉरी 31 दिसंबर 2022 तक ये रहेंगे, अर्थात 1 वर्ष के लिए रहेंगे। और नेक्स्ट जो सेशन होगा अगले अध्यक्ष की चुनाव किया जाएगा। आतंकवाद विरोधी समिति अध्यक्ष होने के नाते भारत आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने, आतंकवाद विरोधी समिति में भूमिका को बढ़ाने के लिए काम करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि इस खतरे से संबंधित वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी रहे। भारत वर्तमान में 15 देशों की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक अस्थायी सदस्य भी है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। सभी लोग जानते हैं 15 सदस्य होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। तो आप लोगों को मैंने पहले भी इसकी सदस्यों की संख्या बता चुका हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सदस्य संख्या कौन कौन है, 5 अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य कौन कौन 2022 के लिए हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताइए, प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है। भारत का कार्यकाल कब समाप्त होता है? 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकते हैं। देखिए एक ही प्रश्न से मैंने आप लोग कितने प्रश्नों का यहाँ से लगभग 5 से 7 प्रश्नों को साथ में ही करवा दिया। जैसे कार्यकाल कब तक रहेगा, 2 वर्षों का कार्यकाल कब समाप्त होगा, भारत में कितने अस्थायी सदस्यों का आप लोगों का चयन किया है, 15 अस्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्य जो 10 होते हैं, 5 सदस्य होते हैं यूनाइटेड जो काउंसिल है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को अस्थायी सदस्य जो बना है भारत 1 जनवरी 2022, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दे दी। त्रिमूर्ति अस्थायी समिति के सदस्य भी रहे हैं इसके संदर्भ में। तो बहुत सी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां नंबर, देख लेते हैं क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आप लोग ध्यान से रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको आ सकता है। निम्नलिखित हाल ही में किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन 40 उपग्रहों को नष्ट कर दिया है या नष्ट हो गया है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों को। स्पेस एक्स का सॉरी एक सेकेंड, हाँ, यह स्पेस एक्स का उपग्रह था या नासा का, इसरो का, टेलीसेट का था या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये स्पेस एक्स का ही सैटेलाइट था जो नष्ट हो गया है या किसी कारणवश नष्ट हो गया था। तो चलिए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं किस रूप से। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किए गए हाई स्पीड इंटरनेट जो स्टार लिंक सैटेलाइट में से 40 सैटेलाइट भू चुंबकीय तूफान की वजह से नष्ट हो गए। जो सैटेलाइट की बात की जा रही है, जो हाई स्पीड इंटरनेट स्टार लिंक सैटेलाइट, यह आप लोग याद रखिएगा, यह जो टेलीकॉम सेक्टर उसके लिए भेजी जा रही थी, जिसमें से 40 सैटेलाइट जो भूचुंबकीय तूफान जो उसके वजह से नष्ट हो गया। ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को बताया भी भूचुंबकीय तूफान क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्द से जल्द बताइए यह होता एक्चुअली है क्या, सब कम से कम शब्दों में बताइएगा। नष्ट हो गया जो इस घटना के 1 दिन पहले ही लॉन्च किया। इन उपग्रहों को पृथ्वी के वायु में पुनः प्रवेश के दौरान जलाने की व्यवस्था की गई ताकि अंतरिक्ष में मलबा न रहे। और अंतरिक्ष मलबा कैबेज के बारे में भी मैंने आप लोग कार्बेज के बारे में भी प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ, जरूर जाके देखिए कार्बेज क्या होता है, कितनी बड़ी समस्या है, अंतरिक्ष समस्या यह है, इसके संदर्भ में भारत क्या प्रयास कर रहा सभी वह चर्चा है, जरूर जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा। देखिए मैं उन्हीं टॉपिक को कवर करता हूँ जो एग्जाम ओरिएंट है, वो कहीं ना कहीं आप लोग को उपयोगी होता है, तो आप ज़रूर देखिएगा। यह सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों को आप लोग यहाँ कवर किया गया। स्टार लिंक उपग्रह जो कक्षा में गतिशीलता और ऊंचाई बनाए रखने के लिए मिशन के अंतरिक्ष यान वापस वायुमंडल के मार्गदर्शन हेतु आवेश उत्पन्न करने के लिए बिजली और क्रिप्टन गैस का उपयोग करते हैं। तो किस गैस का उपयोग करते हैं यह आप लोग के महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो क्रिप्टन गैस, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यह स्टार लिंक नेटवर्क अंतरिक्ष में डेटा संकेतों को प्राप्त करने के लिए कई प्रयासों में से एक था। तो यह डेटा को प्राप्त करने के लिए एक पूरा अभियान था। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन आयात को बैन लगाने का फैसला किया, इनमें से किस क्षेत्र अपवाद है, अर्थात किस क्षेत्र में यह ड्रोन नीति का जो रूल एंड रेगुलेशन है लागू नहीं होगा, यह अपवाद के स्वरूप में लागू रखा गया है, नहीं है। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को प्रश्न पूछा गया। तो पहला डिफेंस, सिक्योरिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रक्षा, उपयुक्त कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर थोड़ा बिहार है, थोड़ा ध्यान से आप लोग इन सब प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में यह अपवाद नहीं है, इसके संदर्भ में आयात पर बैन नहीं लगाया गया है। तो यह क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। ये PIB से लिया गया है, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं फैक्ट डाटा है।
केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री, देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि मंत्रियों का नाम भी मैं उनका मंत्रालय का नाम भी लिखता हूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका मंत्री अभी कौन है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री आप लोग कमेंट में जल्द से जल्द बताइए ताकि हम आगे भी बढ़ सकें। मेड इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन आयात पर पाबंदी लगाई। यह पाबंदी 9 फरवरी 2022 को लागू की गई। कब से लागू हुई? 9 फरवरी 2022 से लागू किया जाएगा आज से। आज हम बात करें उस समय की जब बात थी, जब ये एग्ज़ाम हो रहा था उस समय, जब क्वेश्चन सेट हुआ था उस समय, तो अब लागू हो गया है, ध्यान रखिएगा। या क्वेश्चन सेट जब हुआ उस समय लागू नहीं हुआ था, इसलिए वो लागू किया गया है, इसके संदर्भ में वर्ड यूज किया गया है, पर वर्तमान में लागू किया गया। R&D एंड डिफेंस सिक्योरिटी के लिए ड्रोन को आयात हो सकता है, तो इस संदर्भ में आप लोग को ध्यान रखना है। R&D डिफेंस सिक्योरिटी के संदर्भ में आपको जा सकता है, लेकिन इससे पहले DU क्लियरेंस लेना होगा। यदि ड्रोन के कंपाउंड का आयात करता है तो इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं लेना होगा। केंद्र सरकार इसके संदर्भ में मान्यता दी है। सरकार कुछ अपवाद के ड्रोन के आयात पर पाबंदी लगा दी है। नियमों के मुताबिक R&D और रक्षा अनुसंधान एवं विकास रक्षा एवं सुरक्षा के मकसद ड्रोन को आयात की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उपयुक्त मंजूरी जरूरत होगी। कुछ मंजूरी उपयुक्त के संदर्भ में की जा सकती है। तो नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के मेड इन इंडिया ड्रोन बढ़ावा देने के वजह से ड्रोन आयात के लिए 9 फरवरी 2022 से रोक लगा दी है। सरकार द्वारा दी गई तरफ से कहा गया है कि अनुसंधान और विकास रक्षा के संदर्भ में अनुमति प्रदान की जाएगी। आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कब से यह लागू की गई है? 9 फरवरी आप लोगों को 2022। तो ये ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है, आप लोग को इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, HIV जो खोज करता थे वैज्ञानिक, हाल ही में इनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? आप लोग को देखिए, HIV या साइंस से भी रिलेटेड प्रश्न है, साइंस में पूछ सकता है या करंट में प्रश्न पूछेगा। तो यह किनका था, कौन थे वो जिनको HIV खोज करता माना जाता है? उनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है, तो उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए देख लेते हैं, ल्यूक मॉन्टेगिरियर, डॉक्टर रमन, डॉक्टर हेल्स विल्हेम रॉन्टगन। उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सही इसका होगा, ल्यूक मॉन्टेगिरियर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है जिसे HIV बोला जाता है, यह सह खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेगिरियर का निधन हाल ही में हो गया है। यह HIV या एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। तो किस प्रकार का वायरस होता है, सबसे पहले प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि वायरस का भी दौर चल रहा था पिछले 2 साल से, इसलिए वायरस से संबंधित किस प्रकार के वर्गीकरण है, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। जब वायरस पढ़ाया गया था कोरोना वायरस, उसमें सारे वायरसों का प्रकार आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग जरूर जाके इस वीडियो को देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ मिल जाएगा। इसका इलाज नहीं होने पर यह एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स के रूप में धारण कर लेता है, अर्थात रेट्रो वायरस। इसका अगर सही समय पर उचित इलाज नहीं किया जाए तो यही एड्स का रूप हो जाता है, और जिसे हम लोग एड्स बोलते हैं, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले HIV के रूप में यह होता है, उसके बाद इसका इलाज ना होने बाद यह एड्स में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं। इस पर भारत सरकार की बहुत सी योजनाएँ चल रही है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, प्ले लिस्ट में जाइए, जरूर वीडियो देखिए, तभी बहुत सी चीज़ें आप लोग सीख पाइए। नेक्स्ट है, HIV वायरस जो है शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली या में CD4 नामक श्वेत रक्त कोशिका T सेल्स को पर हमला करता है। तो यह किस पर हमला करता है, तो यह भी प्रश्न आपको पूछता है, यह पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। T सेल्स पर हमला करता है। HIV 2 प्रकार के होते हैं, HIV1 HIV2। 2 प्रकार के HIV1 विश्व भर में अधिकांश संक्रमण प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख कारण है। HIV1 ही प्रमुख कारण है, जबकि HIV2 रोगियों की संख्या काफ़ी है। यह मुख्यतः पश्चिम और मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, आप लोग को याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या। नेक्स्ट प्रश्न आपको है 23वां नंबर प्रश्न है। यह देखिए, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है। केंद्रीय सरकार बजट 2022-23 में निम्नलिखित कितने खर्च का लक्ष्य रखा गया है? तो 22-23 की बात की जा रही है। केंद्रीय सरकार के बजट 22-23 में कितने का बजट रखा गया है? हाल ही में बजट जारी हुआ है, तो ये देखते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 35.44 लाख करोड़ रुपया, तो बी 39.45 लाख करोड़, ऑप्शन सी 40.50 लाख करोड़,
और ऑप्शन डी 42.2 लाख करोड़। तो ये ऑप्शन है। तो आप लोग देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी अर्थात 39.45 लाख करोड़ रुपया का बजट ये आवंटन किया गया है, जो लक्ष्य रखा गया है बजट खर्च करने का, बजट पेश किया गया है। और भारत की आर्थिक विकास चालू विकास दर 9.2% है। यह भी प्रश्न अनुमान लगाया गया है, इस वर्ष कितना होगा? 9.2 होगा, जो विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। और भारत इसमें देखिए IMF का भी रिपोर्ट आया है, अंकटाड का रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है, तो सभी का रिपोर्ट आप लोगों का अनुमान इसी के आसपास है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। इस पर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कितना का किस संस्था ने भारत के विकास दर का लक्ष्य अगले वर्षों तक लगाया, अगले 3 वर्षों का मैंने चर्चा भी किया है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद केंद्रीय बजट पेश किया, तो इनके द्वारा पेश किया गया। बताइए सीतारमण के द्वारा यह इस साल की कौन सा बजट पेश किया गया है, क्रम कौन सा, यह भी आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। और स्वतंत्र रूप से यह पेश की जा रही है, पेश किए इनके द्वारा बजट पेश किए, तो ये सब रूपे आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है बजट के मुख्य बातें कुछ है जिसे आप लोगों को जाननी चाहिए। बहुत सी चीज़ें मैंने बजट के सेशन में आप लोगों को PDF PI पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। भारत में आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जबकि सभी अर्थव्यवस्था सबसे अधिक है। 14 क्षेत्रों के उत्पादन जो प्रोत्साहन योजना है उसे 60 लाख नए रोजगार सृजन होगा। इसके संदर्भ में आप लोग इस पर भी मैंने 14 जो PIL योजना चलाया जा रहा है उसमें आप लोगों को मैंने चर्चा किया, तो इसे ज़रूर देखिएगा। PLI योजना का 30 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने की क्षमता है। तो यहाँ अनुमान है कि 30 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अगले 25 साल अच्छा 25 वर्ष तक हैस्ट जो एट दी 100 के अमृत काल का प्रवेश करते हुए बजट को 4 प्राथमिकताओं पर विकास जोर देने का बात की गई है, जैसे PM शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन, निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संरक्षण, जलवायु कार्य और निवेश में वित्तीय मददगार। तो इसके संदर्भ में देखिए यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, जो अगले अमृत वर्षों के रूप में बजट में जो किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, तो यहाँ से भी PT प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इन 4 बिंदुओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 24वां नंबर प्रश्न। इंडियन प्रीमियम लीग की इलाहाबाद फ्रेंचाइजी का अपना नाम बदलकर क्या रखा है? गुजरात फ्रेंचाइजी, अहमदाबाद टाइटंस, गुजरात टाइटंस और टाइटंस ऑफ अहमदाबाद फ्रेंचाइजी। इस रूप से उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर C होगा इसका सही उत्तर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियम लीग की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी जो टीम का नाम का ऐलान किया है, और इंडियन प्रीमियर लीग की इस नई टीम का नाम गुजरात टाइटंस रखा गया और से जो CVC कैपिटल के पास इस टीम की मालिकाना हक है, तो किस कंपनी के पास है ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो CVC कैपिटल्स के पास इसका, जिसमें यह कितने करोड़ के संबंधित आपको 56 रुपये करोड़ आमदनी हासिल की है, अर्थात 5,625 करोड़ रुपये से। अब बताइए IPL में सबसे महंगी टीम कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, IPL की सबसे महंगी टीम कौन सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिंगर के सम्मान में केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आशा भोसले, ऑप्शन बी सोनू निगम, ऑप्शन सी सुखविंदर सिंह, लता मंगेशकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसके देख लेते हैं क्या है नहीं है, चीज़ों को शामिल करते हैं हम लोग आगे। तो इसके ऑप्शन के तौर पर हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो आशा भोसले, ऑप्शन बी सोनू निगम, ऑप्शन सी सुखविंदर सिंह, लता मंगेशकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर आपको इसके संदर्भ में आपको नजर आएगा ऑप्शन डी लता मंगेशकर। हाल ही में इनका निधन हो गया। हमारी एक रत्न जो थी वो हमसे कहीं दूर चली गई हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। लता मंगेशकर के द्वारा इनको निम्नलिखित किस सम्मान दिया गया, एक डाक टिकट जारी करेगा केंद्र सरकार, किया है। उसके संदर्भ में आपको 6 फरवरी इनको मृत्यु हो गई है कैपिटल कैंडी हॉस्पिटल में।
इसको लता दीदी के नाम से भी बोला जाता था। इनका जन्म कब हुआ है? 28 सितंबर 1929 इंदौर में हुआ है। तो यह एमपी की निवासी थी। चलिए, इसके संदर्भ में बहुत सी बातें मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट में पहले भी बताया है, आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार धर्मांतर रोकथाम विधेयक 2022 मंजूरी दिया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इसके संदर्भ में आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा हाल ही में दिया है। इसके संदर्भ में ये सब प्रश्न आपको रिपीट भी कहीं और भी आगे हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है। ये सब प्रश्न डायरेक्ट आप लोग एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। एक्सप्लेनेशन है, हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा धर्मांतर रोक विधेयक 2022 को मंजूरी दी। 10 साल का इसमें आपको प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह बहुत से तरीकों को गलत बयानबाजी होता है, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी तरह कपट से शादी को प्रभावित करना अब अपराध होगा। इस नियम के आधार पर यह धार्मिक स्वतंत्रता की प्रदान करने की बात की गई। इसके तहत 25, 26, 27, 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी दी जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। इसके संदर्भ में और भी विधेयक आगे भी प्रश्न किए गए हैं, तो आप लोग वहाँ भी विजिट करके जरूर देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है 27वां कर्मयोगी डिजिटल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? देखिए, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण होते हैं उद्घाटन, उसके तिथि भी पूछे। जैसे आप लोगों को यह भी पूछ सकता है एग्जाम में, जो हाल ही में इक्वालिटी का एक मूर्ति स्थापित किया गया है, उनका डेट पूछ सकता है, वो किन से संबंधित है, रामानुज से संबंधित है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये सब जरूरी हो जाता है, जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 5 अगस्त 2021, 8 अगस्त 2021, 27 अगस्त 2021 और 29 अगस्त 2021, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन आपको सी होगा। इसका 27 अगस्त 2021 को इसका लैब का उद्घाटन किया गया था। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, तो कौन सा विभाग इनको मंत्रालय मिला हुआ? तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। यह सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है। कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब का उद्घाटन, इसका उद्घाटन नई दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान में किया गया। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। यह 27 अगस्त 2021 को। चलिए, 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जो तीसरा जो ब्रिक्स सम्मेलन है, 13वां हो गया, यहाँ 3 हो गया है, थोड़ी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ 13 लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन, थोड़ा एरर हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक। जब तक मैं फिर से जो भी टाइप एरर हो, आप लोग जरूर हमें नोटिफाई कीजिए, उसे सुधार किया जाएगा। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अध्यक्षता किस राष्ट्र के द्वारा किया गया है? तो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ए होगा, भारत के द्वारा किया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया संपन्न हुआ। यह वर्चुअल रूप से किया गया था, अर्थात कोविड के दौरान ये सब चीज़ें हो रही थी, तो वर्चुअल रूप से हुआ था। सभी लोग बाई अपने प्लेटफॉर्म पर आए थे वर्चुअल रूप से। तो शिखर सम्मेलन अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 2012 और 16 में भारत का यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबानी किया था। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसके संदर्भ में, ब्रिक्स के बारे में मैं कितनी बार आप लोगों को जिक्र किया, वो कौन कौन से देश हैं, इसका क्रम कौन कौन से है, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ है, और इस बार अगला कौन होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला जो 2022 का सितंबर में आयोजित कराया जाएगा, उसका अध्यक्षता कौन सा राष्ट्र करेगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इजी है, इसके संदर्भ में आप लोग हमें बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है 29वां प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रकार के आयोग होते हैं, उसके अध्यक्ष से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अर्थात महिला आयोग से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, अनुसूचित जनजाति से भी पूछ सकता है, अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष भी पूछ सकता है। तो ये सब आप लोग को तैयार कर लेना है खुद, ये सब चीज़ें हैं। जब मंत्रालय का गठन हुआ था, नवीन मंत्रालय का गठन हुआ, तो मैंने वहाँ पर आप लोगों को एक मंत्रालय का PIB नोट सेंड किया था, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर सेंड किया हुआ है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, अतुल भट्ट, हर्षा बांगरी, JB महापात्रा
उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अभी नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, जबकि हर्ष बांगरी को इंडियन एग्जिम बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में, जेवी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में, अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सह प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी कहीं न कहीं किन्हीं की नियुक्ति हुई है और सभी भारत के संबद्ध जुड़े हुए लोग हैं। तो आपको महत्वपूर्ण हो जाता है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनका नाम याद रखना है, इकबाल सिंह जी को। चलिए नेक्स्ट और आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न कि तीसरा प्रश्न जो करंट का, उसके बाद पॉलिटी का आज ही आप लोग को अपलोड करा दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चित होकर आगे तैयारी करते रहिएगा। अब रेगुलर बेसिस पर आप लोग को यह उपलब्ध होगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आप लोग उसी उद्देश्य से आप लोगों को सारे चीज़ों को कवर कराया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें गलती होगी तो उसे सुधार लिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तीसरा प्रश्न है 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध अभिनेता किसे दिया गया? प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में दिया कि यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी आपको आमिर खान, ऑप्शन सी रजनीकांत, ऑप्शन सी शत्रुघ्न सिन्हा, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रजनीकांत जी को, लेजेंड को, रजनीकांत को, तलाइबा को यह पुरस्कार दिया गया है उनके योगदान में, फिल्मी योगदान करियर में। तो ये महत्वपूर्ण है प्रश्न, आप लोग को ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पर पहले ही सेंड कर दिया गया है। तो 51 तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 50 जो है वो किन्हें दिया गया है। 2019 का सुप्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत 2021 के लिए यह दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 में यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 2019 के लिए है, तो ध्यान रखिएगा कब के लिए, 2019 के लिए पुरस्कार, लेकिन 21 में दिया जा रहा है। 20 में 21 में के लिए अभी नहीं दिया गया है पुरस्कार, इसलिए ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों को आप लोग को रखना है याद। तो इस आज के वीडियो एनालिसिस में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो पॉलिटी का सेशन है उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। जल्दी हम इधर आते हैं, आपको आज ही वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा पॉलिटी का और ज्योग्राफी का। पॉलिटी ज्योग्राफी दोनों शाम तक आप लोग को अपलोड हो जाएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग जरूर देखिएगा इसे। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट हम उम्मीद करते हैं उन सब चीज़ों को आप लोग को और कवर करने में, 67 बीपीएससी के संदर्भ में क्लियर करने में, 110 अंक प्राप्त करने में हमारा योगदान बना रहेगा। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।